तो फोटो सेल जो होता है ना बेटा, ये एक डायग्राम मैंने बनाई है कि ये एक वैक्यूम ट्यूब है ये वाले। इस ट्यूब में ये वाला है कैथोड, जैसे कनकेव लेंस होता है ना, इस तरह का ये है। इसके सामने ये जो ब्लू है ना, ये एनोड है। इधर से लाइट फॉल होगी एनोड को बचा के कैथोड पे। कैथोड पे जो लाइट लगेगी ना, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे एनोड में, मूव एनोड की तरफ आएंगे, तो हमें बाहर से एक्सटर्नल सर्किट से क्या होगा, करंट फ्लो होता हुआ फील होता है। तो इसका देखें, इट इज़ अ डिवाइस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आर अफेक्टेड बाय लाइट, यानी कि ऐसी डिवाइस जिसकी ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है लाइट की वजह से। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा वो करंट वाली प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग फोटो सेल इज़ बेस्ड अपॉन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो देखें, ये एक कनकेव लेंस टाइप कैथोड है, ये सामने एनोड है। तो जब ये लाइट में ये कैथोड बेटा यूँ होगा, इसके सामने जैसे ये पेंसिल पड़ी है ना, एनोड होगा, इधर से जो लाइट फॉल करेंगे इस एनोड को बचा के कैथोड पड़ेगी, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर इस एनोड में फॉल होंगे और आगे फ्लो कर सकता है। इसकी कंस्ट्रक्शन बेटा ये कि एन एवोकेटेड गिलास ट्यूब है विद टू इलेक्ट्रोड, इसके दो इलेक्ट्रोड हैं, एक हो गया एनोड और एक क्या हो गया कैथोड। कैथोड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कनकेव शेप्ड प्लेट टू रिसीव द इंसिडेंट रेडिएशन। यही बात है ये बेटा, देखें ये कनकेव शेप है, ये रेडिएशन रिसीव करेगा और एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर फॉल होते हैं, उससे क्या होगा, करंट फ्लो होता है। जो कैथोड से इमिट होता है ना इलेक्ट्रॉन, सोडियम अगर कैथोड, ये मेटल डिफरेंट हो, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट। अगर ये सोडियम है और या पोटाशियम इमिट इलेक्ट्रॉन फॉर विजिबल लाइट, तो ये बेटा इधर से फिर जब लाइट फॉल होगी ना, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे विजिबल लाइट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन फॉर विजिबल लाइट, ठीक है। अगर ये सीजियम कोटेड ऑक्साइड है सिल्वर, तो फिर इमिट इलेक्ट्रॉन फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे इंफ्रारेड रेडिएशन की बेस पे होंगे, ठीक है। अगर और मटेरियल है तो फिर क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बेस पे ये इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। दोबारा देखिए बेटा, अगर ये हमारे पास सोडियम या पोटाशियम है, ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी जब विजिबल लाइट इस पे फॉल करेंगे। अगर सीजियम कोटेड ऑक्साइड है सिल्वर है यानी कि, तो फिर इलेक्ट्रॉन उस वक्त इमिट करें जब इधर से हम इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल करेंगे। अगर और कोई मटेरियल है तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल करें तब ये इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब इसका वर्किंग क्या होती है, जब हम सूटेबल फ्रिक्वेंसी लाइट इस पे इंसिडेंट करते हैं ना, इस पे कैथोड पे, फोटो इमिसिव सरफेस ऑफ कैथोड इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड एंड करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल, यानी कि इधर से एक्सटर्नल सर्किट होगा उसमें क्या होगा, करंट फ्लो, यानी जब इलेक्ट्रॉन इस लाइट इस पर फॉल होगी ना, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे एनोड पे आए और इधर से क्या होगा, करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होता है। द करंट वेरीज डायरेक्टली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब ये जो करंट फ्लो होगा ना एक्सटर्नल सर्किट में, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगा वो स्टॉप हो जाएगा जब हम लाइट फॉल करना स्टॉप कर देंगे। बेटा ये जो है ना यूज़ होते हैं, इसके यूज़ आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ये यूज़ होता है बेटा ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में। ये वाला ऑटोमेटिक डोर सिस्टम जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, डोर ओपन भी हो जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। उसके बाद काउंटिंग सिस्टम में भी होता है, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम में भी होता है, जो बड़े बड़े हॉल या हाउस या वो बंगले होते हैं उसके गेट पे सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पे यही फ़ोटो सेल लगाया जाता है। एक्सपोजर मीटर फॉर फ़ोटो कापिंग लाइट मीटर के तौर पे भी होता है, यानी कि हम फ़ोटो कापी जो कराते हैं फ़ोटोग्राफी वगैरह, उसमें पिक्चर किस तरह बननी है या उसका डिज़ाइन या उसकी जो पोज वगैरह जो होता है ना, ये जो फ़ोटो सेल है उसमें काम आता है। साउंड ट्रैक के तौर पे भी यूज़ होता है, यानी मूवी में जो साउंड ट्रैक किया जाता है। और ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स, यानी जो गलियों में हमारी लाइट लगी होती है ना, दिन के वक्त ऑफ हो जाती है, रात के वक्त ऑन हो जाती, उसमें ये फ़ोटो सेल यूज़ होता है। जैसे पिछले चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था, कंपरेटर एज ए नाइट स्विच में वो LDR लगाया होता है, LDR की जगह फिर हम फ़ोटो सेल लगाएंगे। दिन के वक्त रोशनी पड़ेगी, रजिस्टर कम होगी या करंट फ्लो होगा, बल्ब ऑन हो जाता है, या फिर वो रात के वक्त ऑन हो जाएगा, दिन के वक्त क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आ गया कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट एक साइंटिस्ट था आर्थर होली कॉम्पटन, ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में था, ये काम करता पढ़ाता था। 1923 में स्टडी दी स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे, यानी एक्सरे जो लाइट थी ना, एक्सरेज, इनके फैलाव को इसने स्टडी किया बाई
क्लोजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्राम ए ग्राफिट टारगेट, यानी एक टारगेट पे इसने एक्सरेज फेंका, वो एक्सरेज फैल गई तो उसको इसने स्टडी किया था किसने, आर्थर हॉली कॉम्पटन ने। कब, 1923 में। और इसने नोबेल प्राइज़ लिया था 1927 पे इसी पे बेस पे, ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा हम देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ चार्ज इन द वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। देखो बेटा, जब ये एक्सरे किसी भी इलेक्ट्रॉन पे या ये जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इस पे जो एक्सरे फॉल होगी ना, इसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा, उसे हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। क्या कहेंगे बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट कहेंगे। अब इसमें दो कंसेप्ट ज़रा समझ लें। व्हाट डू पार्टिकल विद पार्टिकल, यानी पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो क्या करता है। जब ये वाला पार्टिकल आके इसको टकराएगा ना बेटा, अपना मोमेंटम ये वाला इसको दे देगा, तो ये पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में जा सकता है, या ये इधर आएगा तो ये वाला कि इस डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये जो पीछे से आ रहा था, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ये था पार्टिकल ने पार्टिकल के साथ किया। अब आगे, व्हाट वेव डू विद पार्टिकल, वेव पार्टिकल के क्या साथ क्या कर सकती है, ठीक है ना। अब ये दो कंसेप्ट क्यों पढ़ने जा रहे, मैं समझा रहा हूँ इस वजह से कि देखिए बेटा, लाइट जो एक्स रे है, एक्स रे को हमने देखना है, वो पार्टिकल से टकराएगी और उससे हमने ऑब्जर्व करना है कि वो पार्टिकल नेचर रखती है या वेव नेचर रखती है, एक्स रे, ठीक है। अच्छा, अब जो वेव होती है ना बेटा, वो क्या करती है, ये जो मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि ये वाटर का बैकर है, इसमें पानी था, ये जो दरमियान में रेड लाइट नज़र आ रही है, इस पानी पे हमने एक लकड़ी का टुकड़ा कार्क रख दिया। ये है लकड़ी का टुकड़ा बेटा, कार्क, क्या है, कार्क है। हम क्या करते हैं, वाटर में इस साइड से पेंसिल से वाइब्रेट करेंगे, पानी की ये वेव बनेगी। जब पानी की वेव बढ़ाई जाएगी ना, ये क्या करेगी, कार को अप एंड डाउन मूव करा देगी, सिर्फ कार को अगर ये अप एंड डाउन मूव कराएगी और वेव गुजर जाएगी। इससे क्या होगा बेटा, ये थी वेव। अगर वेव पार्टिकल से टकराती तो उसकी वेवलेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसको ओसिलेट करवा के ये चली जाती है सीधे रास्ते में। तो ये क्या है, वेव जब पार्टिकल से टकराई। अब ये क्या था, अगर ये जो है वेव यानी एक्स रे अगर है वह पार्टिकल नेचर में, तो ये रिफ्लेक्ट होके अपने अपने वो मतलब डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी। अगर ये है वेव तो फिर क्या करेगी, इसको अप एंड डाउन मूव करा के ये वेव चली जाएगी, इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो वेव आ रही वो भी बिल्कुल सेम चलेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए ये दो बातें समझना लाजमी था कि पार्टिकल पार्टिकल के साथ क्या करते हैं जब कोलाइड करते हैं, तो वेव पार्टिकल के साथ क्या करती है, जब वेव पार्टिकल के साथ टकराती है ना, पार्टिकल को सिर्फ ऑसिलेट करवा के गुजर जाती। जब पार्टिकल से पार्टिकल टकराते तो पार्टिकल मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, ये बातें याद रखिएगा। आगे देखें, कॉम्पटन इफेक्ट जो डायग्राम है ना, उसने एक सोर्स ऑफ एक्स रेज के लिया। ये एक्स रे की एक वेवलेंथ इमिट होके जा रही है, इसकी वेवलेंथ हम लेंगे लैम्डा आई, का मतलब है इंसिडेंट वेवलेंथ। आगे ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जब इससे जाके ये एक्स रे टकराएगा ना बेटा, अभी फैल जाएगी, स्कैटरिंग, यानी एक्स रे इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी। हम सिर्फ एक डायरेक्शन लेते हैं, ये वेव जा रही है एक्स रे की, ठीक। अब ज़रा वेवलेंथ में फ़र्क देखें, इसकी वेवलेंथ है कम, जब स्कैटरिंग हुई ना, कुछ एनर्जी इसको दे के इसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, बढ़ी, कुछ मोमेंटम इसने इसको दे दिया, वेवलेंथ क्या होगी, चेंज होगी। वेवलेंथ जो बढ़ी है ना, इसको हम नाम देते हैं स्कैटरिंग वेवलेंथ, यानी लैम्डा एस। मेन पोजीशन के साथ इसने एंगल बनाया थीटा। तो मतलब अब इससे साबित हो गया जो एक्स रे आ रही थी ना, वो पार्टिकल नेचर रखती। इसी को ही यही शो करने के लिए कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखो एक्स रे जो आ रही क्या कर रही है, ये पार्टिकल नेचर रखती है। अगर होती वेव नेचर तो बेटा ये इसी को ओसिलेट करवा के वेव सीधी गुजर जाती, लेकिन ये क्या हो गया, स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग किसकी हो सकती है, पार्टिकल की हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल, अब मैथमेटिकल इसकी कैलकुलेशन देखिए बेटा, ये डिफरेंस ऑफ जो वेव लेंथ है ना, ये फार्मूला है बीएससी में, इसकी लॉन्ग कैलकुलेशन जो एक पूरे चैप्टर पे मुश्तमिल है। बीएससी का मेरे ख्याल में पेपर सी का चैप्टर नंबर 3 है, उसका एक पूरा चैप्टर इसी फार्मूले की कैलकुलेशन पे मुश्तमिल है। इस एफएससी में सिर्फ हम ये फार्मूला याद रखना है कि चेंज इन वेवलेंथ है ना, स्कैटरिंग वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ, ये बराबर है H/m0c इंटू 1 माइनस कास थीटा। थीटा जो है ना, ये स्कैटरिंग एंगल है, मेन पोजीशन से जो वेव स्कैटर होकर जा रहे हैं उसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। आज वेवलेंथ में चेंज हम डेल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल लैम्डा को हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं। ये डेल लैम्डा क्या है बड़ा, कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब ये वेवलेंथ शिफ्ट होगी, थोड़ा बढ़ गई।
अब एच और एम नॉट सी है ना, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, एच ओवर एम नॉट सी, ठीक है। अच्छा, अब इस एंगल की बेस पे ना स्कैटरिंग की जो कॉम्पटन शिफ्ट है ना, इसकी वैल्यू देखते हैं। इफ़ स्कैटरिंग एंगल अगर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ये है कि ये रे स्कैटर होकर इस डायरेक्शन में चली गई, तो इधर एंगल कितना कितना बना 90 डिग्री। तो फिर हम देखते हैं कि ये डॉपलर शिफ्ट में कितना फ़र्क पड़ता है। एच और एम नॉट सी 1 माइनस काज 90 होता है 0, तो वो एच और एम नॉट सी सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो हो गया 0। तो डॉपलर शिफ्ट क्या आता है बेटा, मैक्सिमम आता है। इधर जो एम नॉट है बेटा, जिसको हम रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू फाइंड करना चाहें, एच होता है 6.63 क्रॉस 34, और एम नॉट 9.11 क्रॉस -31 क्रॉस सी होता है 3 क्रॉस 8। इसको सिंप्लीफाई करो तो 2.43 ये पैकोमीटर आ जाता है, जिसको हम डॉपलर डॉपलर वेवलेंथ भी कहते हैं, सॉरी कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू कितना 2.43 पैकोमीटर। पैको ना लिखो तो फिर 10⁻12 आ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि इफ़ एंगल जब कितने 0 डिग्री हो, 0 डिग्री मतलब ये है, ये जो वेव आ रही ना, इसको टकरा के इसी डायरेक्शन में चले जाए, एंगल चेंज हो ही ना, तो फिर डॉपलर शिफ्ट में कितना फ़र्क है डेल लैम्डा में, एच और एम नॉट सी इंटू 1 माइनस काज 0, काज 0 क्या होता है 1, तो इधर 1 -1 से कट जाए, क्या बचेगा 0, तो कट, ये डॉपलर शिफ्ट क्या आएगा 0, मतलब वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा। देखें, जब ये वेव आ रही बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी ना, वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा, तो ये उस लम्हा होगा जब ये वाली एज ए वेव के तौर पे एक्ट कर रही होगी। अगर पार्टिकल करे तो फिर तो स्कैटर हो सकती है, उस लम्हा डॉपलर शिफ्ट में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, इसने नोबेल प्राइज़ लिया था कॉम्पटन ने 1927 में। 1923 में इसने एक्सपेरिमेंट किया, कामयाब हुआ, और इसने क्या किया, नोबेल प्राइज़ लिया। कब, 1923 में। अच्छा, अब इधर ये दो ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव इधर से ये वाली भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि 0 डिग्री पे डॉपलर शिफ्ट कितना आता है, 180 पे कितना आता है। यानी यूँ ऑब्जेक्ट आती है कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ है ना, वो डबल कब होती है, डबल बेटा 180 डिग्री पे होती है। कैसे होती है, हम इसी फार्मूले वैल्यू पुट कर, डेल लैम्डा इज इक्वल एच और एम नॉट सी इंटू 1 माइनस काज 180, काज 180 होते हैं -1 के बराबर होता है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 एच और एम नॉट सी। तो मतलब कॉम्पटन शिफ्ट ये कितना हो गया, डबल टाइम हो गया। ये कितने एंगल पे हो रही है, 180 पे, 90 पे मैक्सिमम, 0 पे सॉरी हाँ 0 जब थीटा बनता है ना, फिर कॉम्पटन शिफ्ट जो आ रहा है वो 0, 180 पे क्या हो जाता है, डबल। तो इन बातों को याद रखना, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ये था कॉम्पटन इफेक्ट। कल इंशाल्लाह पेयर प्रोडक्शन और इनहेलेशन ऑफ मैटर और इसका रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।